भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी पद्मावती का उल्लेख है। रानी पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती के पिता सिंघल प्रांत श्रीलंका के राजा थे। उनका नाम गंधर्वसेन था और उनकी माता का नाम चंपावती था। पद्मावती बाल्यकाल से ही दिखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थीं। पद्मिनी जब बड़ी हुई तो उसकी बुद्धिमानी के साथ ही उसके सौंदर्य की चर्चे चारों तरफ होने लगे। पद्मावती का लंबा इकरा शरीर, झील सी गहरी आंखें और परियों सा सुंदर रंग रूप सभी का ध्यान आकर्षित कर लेता था। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था। कहा जाता है बचपन में पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता था जिसका नाम हीरामनी था। पद्मावती को 13वीं-14वीं सदी की महान भारतीय रानी के रूप में जाना जाता है। रानी पद्मावती के जीवन का उल्लेख करने वाला सबसे पहला स्रोत 16वीं शताब्दी के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक एक महाकाव्य को माना जाता है। यह महाकाव्य 1540 में अवधी भाषा में लिखा गया था। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है कि पद्मावती अस्तित्व में है और अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने 13वीं सदी की रानी पद्मावती के अस्तित्व को खारिज कर दिया है। उनके पिता रानी पद्मावती के प्रति काफी सुरक्षात्मक थे, जिसके चलते उन्हें पद्मावती का किसी और से बात करना पसंद नहीं था, जिसके कारण रानी पद्मावती का लगाव एक तोते हीरामनी से हो गया था। जब उनके पिता को तोता, हीरमणि व पद्मावती के घनिष्ठ संबंधों के बारे में पता चला तो उनके पिता ने तोते को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि वह तोता अपनी जान बचाकर वहां से उड़ गया। उसी दौरान एक शिकारी ने तोते को पकड़ लिया और उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने वह तोता चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बेच दिया, क्योंकि राजा रतन सिंह उस तोते के क्रियाकलापों से काफी प्रभावित थे। उस तोते हीरामनी ने राजा रतन सिंह के समक्ष रानी पद्मावती की सुंदरता की काफी प्रशंसा की, जिसके बाद राजा रतन सिंह पद्मावती से मिलने के लिए व्याकुल हो गए, जिसके कारण राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती से विवाह करने का निश्चय किया और अपने 16,000 सैनिकों के साथ सात समुद्र पार कर सिंहल साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब राजा रतन सिंह ने अपने 16,000 सैनिकों के साथ सिंहल साम्राज्य पर आक्रमण किया तो राजा रतन सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें बाद में कैद कर लिया गया। जैसे ही रतन सेन को फांसी दी जाने वाली थी, उनके साम्राज्य के गायक रॉयल बार्ड ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि रतन सेन दरअसल चित्तौड़ के राजा हैं। यह सुनने के बाद गंधर्व सेन ने पद्मावती का विवाह रतन सिंह के साथ करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ रतन सेन के साथ आए हुए 16,000 सैनिकों का विवाह भी सिंहल साम्राज्य की 16,000 पद्मिनियों के साथ संपन्न करवा दिया। जल्द ही रतन सेन को एक संदेशवाहक पक्षी के द्वारा संदेश प्राप्त हुआ कि उनकी पहली पत्नी नागमती राजा रतन सेन के लिए वापस चित्तौड़ लौट रही हैं। यह संदेश प्राप्त करने के पश्चात रतन सेन ने तुरंत चित्तौड़ लौटने का फैसला किया। चित्तौड़ के रास्ते पर समुद्र देवता ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को जीतने के लिए अत्यधिक गर्व पैदा करने के लिए रतन सेन को दंडित करने का निर्णय किया। हालांकि रतन सेन ने समुद्र के देवता को चित्तौड़ में बीती अपनी दुख भरी व्यथा को बताया। अंत में समुद्र देवता ने उन्हें चित्तौड़ जाने के लिए लौटा दिया। राजा रावल रतन सिंह रण कौशल और राजनीति में निपुण थे। उनका भव्य दरबार एक से बढ़कर एक महावीर योद्धाओं से भरा हुआ था। चित्तौड़ की सैन्य शक्ति और युद्ध कला दूर दूर तक मशहूर थी। चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नामक एक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराज रावल रतन सिंह उसे बहुत मानते थे, इसीलिए राज दरबार में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। चित्तौड़ की प्रजा और वहां के महाराज को उन दिनों यह बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत कला के अतिरिक्त जादू टोना भी जानता है।
ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी इस काली शक्ति का उपयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने के लिए करता था। एक दिन राघव चेतन जब अपना कोई तांत्रिक कार्य कर रहा था, तब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसे राजा रावल रतन सिंह के समक्ष पेश कर दिया गया। सभी साक्ष्य और फरियादी पक्ष की दलील सुनकर महाराज ने राघव चेतन को दोषी पाया और तुरंत उसका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर देश से निकाल दिया। अपने अपमान और राज्य से निर्वासित किए जाने पर राघव चेतन बदला लेना चाहता था। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रहा गया था और वह था चित्तौड़ के महाराज रावल रतन सिंह का संपूर्ण विनाश। अपने इसी उद्देश्य के साथ वह दिल्ली राज्य चला गया। वहां जाने का उसका मकसद दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करने का था। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उन दिनों दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना आसान नहीं था। इसीलिए राघव चेतन दिल्ली के पास स्थित एक जंगल में अपना डेरा डालकर रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी शिकार के शौकीन हैं और एक दिन जब सुल्तान अलाउद्दीन शिकार खेलने गया तो उन्हें बांसुरी की सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। वह राघव चेतन ही था। अलाउद्दीन खिलजी फौरन राघव चेतन को अपने पास बुला लेता है और राज दरबार में आकर अपना हुनर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव देता है। तभी चालाक राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कहता है, आप मुझे जैसे साधारण कलाकार को अपने राज्य दरबार की शोभा बनाकर क्या पाएंगे। अगर हासिल ही करना है तो अन्य संपन्न राज्यों की ओर नजर दौड़ाइए, जहां एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने मौजूद हैं और उन्हें जीतना और हासिल करना भी सहज है। अलाउद्दीन खिलजी तुरंत राघव चेतन को पहेलियां बुझाने की बजाय साफ साफ अपनी बात बताने को कहता है। तब राघव चेतन चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और वहां की संपदा से जुड़ा एक एक राज खोल देता है और राजा रावल रतन सिंह की धर्म पत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का बखान भी कर देता है। यह सब बातें जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करके वहां की संपदा लूटने, वहां कब्जा करने और रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है। कहा जाता है कि रानी की सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन उन पर मोहित हो गया था। उसे लगने लगा था कि ऐसी सुंदर रानी को तो उसके महल में होना चाहिए। सुल्तान खिलजी रानी पद्मावती की एक झलक पाने को बेताब था। इसलिए चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी के बाद खिलजी ने राजा रतन सिंह को ये कहकर संदेशा भेजा कि वो रानी पद्मावती से मिलना चाहता था। उनसे मिलने के बाद वो वहां से चला जाएगा। रतन सिंह के महल पहुंचकर भी खिलजी रानी का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि परंपरा के अनुसार रानी किसी पराये मर्द को अपना मुहर नहीं दिखाती और घूंघट में ही रहती थी। यह बात जानकर खिलजी ने रतन सिंह से आग्रह किया कि वह रानी को देखना चाहते हैं, लेकिन रानी ने मना कर दिया। रतन सिंह ने रानी को समझाया कि खिलजी एक बहुत बड़े साम्राज्य के सुल्तान हैं। उन्हें मना करना ठीक नहीं होगा। यह सब जानकर रानी मान गई, लेकिन रानी ने एक शर्त रखी कि खिलजी शीशे में उन्हें देख सकता है, वो भी रतन सिंह और कुछ दासियों के सामने। यह शर्त खिलजी ने स्वीकार कर ली थी। रानी पद्मावती के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि रानी पद्मिनी को अपना बनाकर रहेगा। अलाउद्दीन को उसके शिविर में वापस भेजने के लिए जब रतन सिंह उसे बाहर छोड़ने के लिए जा रहा था तो खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेशा भेजा कि अगली सुबह पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह भोर होते ही 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हुई। पालकियां वहां रुक गई जहां पर रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। पालकियों को देखकर जब रतन सिंह ने सोचा
कि वह पालकियां किले से आई हैं और उनके साथ रानी भी यहाँ आई होगी। तब वह अपने आप को बहुत अपमानित समझने लगे। उन पालकियों में न ही उनकी रानी और न ही दासियां थीं। अचानक से उनमें से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा लिया और खिलजी के अस्तबल से घोड़े चुराकर तेजी से घोड़ों पर किले की ओर भाग गए। गोरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में ले आया। जब रतन सेन को दिल्ली में कैद किया गया था, उसी समय चित्तौड़ के पड़ोसी राज्य कुंभलनेर के राजा देवपाल का भी रानी पद्मावती के प्रति आकर्षण हो गया था, जिसके चलते राजपूत राजा देवपाल ने एक दूत के द्वारा रानी पद्मावती को विवाह का प्रस्ताव भेजा। चित्तौड़ लौटने के बाद रतन सेन ने देवपाल से बदला लेने का फैसला लेते हुए युद्ध करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप इस एकल युद्ध में राजा देवपाल मारे गए और रतन सेन भी अत्यधिक घायल हो गए। अपनी हार को देखकर खिलजी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने इस धोखे का बदला लेने का निश्चय किया। उसने तुरंत ही चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई है, तो अलाउद्दीन ने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अलाउद्दीन की सेना ने किले में प्रवेश करने के लिए कड़ी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। इसके बाद अलाउद्दीन ने किले की घेराबंदी करने का निश्चय किया। घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और अलाउद्दीन के सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। यह सूचना पाकर रानी पद्मावती ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। तब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प रहे, या तो वह जौहर के लिए प्रतिबद्ध हो या विजयी सेना के समक्ष अपना निरादर सहें। रानी पद्मावती के सामने दो विकल्प रह गए, या तो वह मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करे या फिर जौहर व्रत करे। उन्होंने निर्णय लिया कि दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि देश की आन बान के लिए अपना बलिदान किया जाए। उन्होंने एक बड़ा हवन कुंड बनवाया और 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। अपने देश के स्वाभिमान के लिए ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं मिलता हो। मुगल सैनिक जब किले में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहां राख और जली हुई हड्डियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता है।